1947, 48, 49 तक भारत में 80% गुरुकुल थे, लेकिन उसके बाद गुरुकुल नहीं खुले। उसके बाद हम बीमार लोगों की मानसिकता, बीमार लोगों के आदर्शों को लेकर के हमने जो जघन्य अपराध किया कि जिस देवी को हम ये मानते हैं कि वो ज्ञान की देवी है, उसकी पूजा करते हैं, उस सरस्वती के नाम से हमने कहा सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल। सरस्वती को आपने एक ऐसी जगह से जोड़ दिया जिसकी कल्पना आपको पता ही नहीं है। उस शब्द के साथ आपने उसको मिला दिया, ऐसा लगा कि सरस्वती को आपने, वो शब्द ही नहीं प्रयोग कर सकता मैं। लेकिन हिंदू समाज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले कॉन्वेंट स्कूल की दुकान चल पड़ी है। ये सेंट फिडेलिस है, ये सेंट जेवियर है। आप में से कुछ लोग गोवा गए, आप लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं, गोवा जाइए किसी दिन। ज्यादातर हिंदुस्तान के लोग गोवा जब जाते हैं कि जो काम वो अपने शहर में नहीं कर पाते वो दूसरे शहर में कर लें, इतनी मौज मस्ती है बस। इसलिए अगर यहां पर आपका मामला ठीक है तो आपको कुछ और दिखता नहीं है। जीवन में पहली बार अभी 1 महीने पहले मैं गोवा में था। मेरे साथी हैं, बनारस के हैं, LLM करके आए हैं, युवा हैं। बार बार वो एक ही बात कहता था, आप गोवा आने के बाद भी राष्ट्रवाद की बात करेंगे, मुझे घूमने तो देंगे नहीं। मैंने कहा तुम्हारी उम्र है, तुम घूमो, मेरे पास 48 घंटे हैं। मैं इस 48 घंटे में जानना चाहता हूं कि यहां हुआ क्या था। एक छोटा सा देश है, इतना सा, आज भी 99% लोगों को उसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं पता होगा। हां, उस देश का एक खिलाड़ी है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसका नाम है रोनाल्डो। वो आज भी इतना सा है। उस पुर्तगाल के लोगों ने 450 साल तक हमें गुलाम बनाया, 450 साल तक। और आज भी वो सेंट जेवियर नाम का फ्रॉड जो उस दौर में था, उसकी डेड बॉडी वहां रखी हुई है, उसको प्रिजर्व करके रखा है। 65% हिंदू हैं गोवा में, लेकिन सेंट जेवियर की बॉडी 1 महीने के लिए पब्लिक के लिए रखी जाती है। आपको समुद्र के बीच पे घूमने और खेलने का मन होता है, लेकिन मैं अपने पैसे से जा नहीं सकता, आप सब जानते हैं। न मेरे पास घूमने का समय है, न घूमने का पैसा है। लेकिन मैं वहां 2 दिन के लिए गया। मैंने उनसे कहा कि मुझे बाकी कुछ नहीं देखना है, 2 चीजों का मेरे दिमाग में कहीं है, मुझे वो दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा कि मेरी गोवा की यात्रा पूरी हो गई। किसी किताब में मैंने पढ़ा कि वहां कन्वर्जन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार करके हुआ। पूरा म्यूजियम बना हुआ है, उसे देखने नहीं जाएंगे कि हमारे दादा, परदादा, दादाओं के साथ इन्होंने क्या किया था। ये दुनिया को आज सभ्यता की बात समझा रहे हैं, आदर्शों और मूल्यों की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। आज उनका इतिहास तो जान सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते तो उस बात को देख करके ये तो महसूस कर सकते हैं कि हमने इनके बारे में भी सच नहीं बोला। वहां एक बहुत बड़ा लोहे का पोल बना हुआ है, उस पोल का नाम है हत कतलू। मैंने लोगों से पूछा इसका अर्थ क्या है, तो मुझे बताया गया कि उस वक्त जो ब्राह्मण, जो ठाकुर, जो अपर कास्ट के लोग थे, जो अपनी आस्थाओं के प्रति बहुत कमिटेड थे, उन लोगों को कैसे उनका कन्वर्जन किया जाए, इसके लिए तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। भारी भारी पत्थर उनके ऊपर रखे जाते थे। अगर वो तब भी नहीं मानते थे तो उस पोल पे उनके दोनों हाथ बांध करके तलवार से काट दिए जाते थे। उसी के आगे एक छोटा सा कुआं था जो अब भर चुका है। वो तमाम सारे लोग
हमारी मां बहनों के साथ इसलिए रेप करते थे कि वो अपवित्र हो जाए और ब्राह्मण से कन्वर्ट हो जाए। हजारों महिलाओं ने उस कुएं में कूद करके जान दी। यह भी इतिहास है। इसलिए हम आज भी जाने अनजाने में लगता तो है कि हम आजाद हुए हैं, लेकिन मानसिक रूप से सनातनी अभी भी गुलाम है। अभी 1% चेतना आपके अंदर आई है, तब दुनिया आपसे डर गई है। आपने किसी को मारा नहीं है, आपने किसी के धर्म को बदला नहीं है, आपने लूटपाट नहीं की है। मैंने सिर्फ इतना ही बार बार जोर दे रहा हूं, इसके लिए कुछ आपको नहीं करना है। आप किसी संगठन, चाहे वो हिंदूवादी भी हो, कोई पार्टी चाहे वो हिंदूवादी भी हो, कोई सरकार जो हिंदूवादी भी हो, और राष्ट्र, इन चारों में से जिस दिन भी यह चुनना हो कि हमें किसका गुलाम बनना है, मैं समझता हूं संगठन, पार्टी और सरकार छोड़ के जिस दिन आप राष्ट्र के गुलाम बन जाएंगे, दुनिया ठीक हो जाएगी। क्योंकि राष्ट्र परमानेंट है, सरकार टूटती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, संगठन भी टूटते हैं, देश भी टूटता है, लेकिन जब राष्ट्र मजबूत होता है, राष्ट्र की सामूहिक शक्ति मजबूत होती है, तो फिर सरकारें भी आपकी चौखट पे नाक रगड़ती हैं और जो आप चाहते हैं वो करती हैं। उस शक्ति को पहचानिए। ये हिंदुत्व के ठेकेदार इस देश के अंदर जो चेतना देश में जग रही है, उसके खिलाफ नए नए परपंच, नए नए ड्रामे, कि लोगों को लगता है व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा देश, लेकिन मेरा मानना है उससे बड़ा राष्ट्र होता है। इसलिए संगठन में बड़ा व्यक्ति हो, वो व्यक्ति अगर राष्ट्र के खिलाफ कोई बात कर रहा है तो उसे उतार दीजिए। ये जो नई नई कहानियां आने लगी हैं हमारे यहां देश में, ये उस समय आ रही हैं जब इस देश के अंदर आप जैसे लोग सुबह 9:30 बजे व्यापारिक कैपिटल माना जाता है, आप सुनने आए हैं। आप किसी मजबूरी के कारण नहीं आए हैं कि कोई नेताजी आए हैं इसलिए आपको ट्रक में भर के ला दिया गया है। ये तमाम सैनिक, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है और न ये लेने आए हैं। ये माएं बहनें जो घरों से कम निकलती हैं वो यहां आई हैं। ये किसी मन के अंदर जो एक उथल पुथल है उसे शांत करने आए हैं। मैं चाहता हूं ये उथल पुथल जितने भी लोग इस देश में बोल रहे हैं, चाहे वो सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, अंकुर शर्मा हो, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हो, मेजर गौरव आर्या हो, कर्नल आर.एस. सिंह साहब हो, जितने भी लोग हैं, जब आप मुझे यहां बुलाते हैं, ऐसा नहीं है कि भारत में मैं ही बोल रहा हूं। हर आदमी अपनी अपनी जगह अलग अलग विषयों पे बोल रहा है और वो अपनी भूमिका तय करके काम कर रहे हैं। इसलिए यह समय इस बात के लिए तय नहीं होना चाहिए कि हमें यह नहीं मिला, हमारी जाति का यह नहीं बना, हमारी जाति को इतना रिजर्वेशन नहीं मिला। यह तो आप 900 साल से कर रहे थे। कम से कम अपनी अगली पीढ़ी को इस दलदल में मत फेंकिए। इतना सैक्रिफाइस करने वाली कम्युनिटी 10-15 साल के लिए तय करे। सरकार चुनते वक्त हम यह सोचेंगे कि यह राष्ट्र को मजबूत करेगा या नहीं करेगा। अगर यह राष्ट्र को मजबूत करेगा तो हमारा वोट है, अगर यह अपने आप को मजबूत करेगा तो हमारा वोट नहीं है। आप राष्ट्र को ध्यान में रख के वोट दें और वो भी एक ही दिन देना है 5 साल में, फिर भूल जाएं। रोज रोज ये अर्जियां, रोज रोज ये शिकायतें, रोज रोज ये नहीं मत करिए। 900 साल की गंदगी आप चाहते हैं 5-10 साल में हो जाए, क्योंकि आप उस जगह को जानते नहीं हैं, आप अंदरूनी संकटों को नहीं समझते हैं। इसलिए मैंने धारा 370 की मिसाल दी। यहां लोगों को लगता है धारा 370 हट गई, कितनी मजे की बात है, वाह 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 वाह, बस थैंक यू वेरी मच। वो ताकतें आज भी लगी हुई हैं। इसलिए बहुत सारे लोग ये समझते थे कि ये जो गुजराती है, इसने एक अमेरिका में दूसरा गुजराती कैसे ढूंढ लिया। वो ट्रंप को ऐसे ही घुमाता रहता था सुबह शाम। हमें ये अच्छा तो लगता है,
लेकिन वहां तक पहुंच करके उन सत्ताओं के बीच में, उन संकटों के बीच में अपने छोटे से एजेंडे को पूरा करने के लिए अगर ट्रंप भारत के साथ नहीं होता तो धारा 370 के ऊपर पूरी दुनिया में बवाल हो जाता। उसने मैनेज किया, और जैसे ही ट्रंप ने कहा कि धारा 370 इज ए इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, आधी दुनिया का मुंह बंद हो गया, यहां वालों का मुंह बंद हो गया, इनके जो आका थे उनका मुंह बंद हो गया। तो बहुत छोटी सी चीज जो हमें लगती है कि अच्छा ये तो हो गया, आप जल्दी दूसरा करो, इसलिए दूसरा तीसरे की चिंता मत कीजिए। आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10, 50 कम से कम गुजरात से 15-15 साल की ट्रेन लेके भेजते रहिए, काम होते रहेंगे। ये पूरे देश के लिए है। आपने दिल्ली भेजा, आपकी देखा देखी उत्तर प्रदेश वालों ने कहा हम भी भेज देते हैं, उन्होंने 2017 में भेज दिया। तो आप कुछ कर रहे हैं, उसका असर पूरी दुनिया में हो रहा है। दुनिया वाले समझ रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी समझ रहे हैं कि यह हकायक इस देश में हुआ क्या है। यह बदलाव के कारण ही उत्तर प्रदेश में कोई 2017 में आया,